नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा के नतीजों में कुछ बड़ा खेल चल रहा है और ये हम सिर्फ कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। इन्हीं साक्ष्यों पर कई बार अदालतें फैसला ले लेती हैं, लेकिन आज का दौर है कि साक्ष्यों को भी चश्मे से और एक विशेष नंबर के चश्मे से देखा जाता है। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक राजीव कुमार की जो वेबसाइट है, जिस पर लोग बड़े बेसब्री से नतीजे देखने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटे से ठप है। ऐसे कैसे संभव है? डिजिटल इंडिया मोदी का बन रहा है और ठप है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। 1 घंटे से उस पर अपडेट बंद है, जहां की तहां नतीजे रुके हुए हैं। 1 घंटे हो चुके हैं। जब ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 घंटे हो चुके हैं। इसके अलावा अभी जब हम लाइव शो कर रहे थे, तो हमारे साथ हरियाणा में द ट्रिब्यून के नीरज थे जुड़े हुए। उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन आई है कि चैनलों को एक इंस्ट्रक्शन गया है कि आप कोई भी नतीजे अपडेट न करें। कोई भी नतीजे आप अपडेट न करें, आप वेट करें। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैंग है तो आप भी हैंग रहिए। अब सवाल देखिए, 2-3 सवाल। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, इसको आप समझिए। अगर चुनाव आयोग की राजीव कुमार की वेबसाइट ठप पड़ गई है, तो वोटों की गिनती नहीं ठप पड़ी है। जो मतगणना स्थल हैं, वहां पर तमाम चैनलों के संवाददाता मौजूद होते हैं, रिपोर्टर मौजूद होते हैं। वहां पर राउंड वाइज के हर राउंड के बाद कितने मत किसको मिले और कौन बढ़त पर है, ये इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर क्यों ये इंस्ट्रक्शन अगर दिए गए हैं कि आप इंतजार करिए, तो क्यों? उसका भी सबूत देंगे, हम सीट के साथ सबूत देंगे। जुलाना में जहां से विनेश फोगाट मैदान में है, जो जहां पर ठप है, जहां रुकी है राजीव कुमार की वेबसाइट, वहां पर विनेश को 700 कुछ मतों से पीछे बताया जा रहा है। मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूं, विनेश कितने मतों से पीछे है जहां पर दिखाया जा रहा है, जो वेबसाइट में, राजीव कुमार की वेबसाइट में। और हकीकत क्या है, ये फर्क आप देखिएगा। जुलाना सीट, बस आप 5 सेकंड इंतजार करिए। जुलाना मेरे सामने खुल चुकी है, जुलाना सीट। जुलाना सीट पर 700 कुछ मतों से विनेश फोगाट पीछे है, जो साइट दिखा रही है। अब साइट वो भी नहीं दिखा रही है, हैंग हो चुकी है। लेकिन मेरे पास जो लेटेस्ट ब्रेकिंग आई है, उस ब्रेकिंग के मुताबिक 5500 मतों से, 5500 वोट से आगे है विनेश फोगाट, 5500 वोट से आगे। 1 घंटे तक ये साइट ठप, विनेश पीछे, जबकि विनेश 5500 वोट से आगे। ये जो वहां पर मतगणना स्थल से ब्रेकिंग आई। आखिर ये वेबसाइट ठप क्यों हुई? पहली बात, चैनलों को इंस्ट्रक्शन कि जो मतगणना स्थल से अपडेट आ रहे हैं, उन अपडेट्स को अभी मत देखा जाए। ये हमारे पास जो लाइव शो में जो हमारे एक गेस्ट ने कहा, वो इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। अब इन इंफॉर्मेशंस के बाद क्या संदेह नहीं बनता है राजीव कुमार पर, राजीव कुमार के आयोग पर, और हरियाणा में जो काउंटिंग में खेल चल रहा है उस पर। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान, जिन्होंने करीब 3.5-4 दशक तमाम चुनाव देखे हैं। और आज नहीं, जब हम लोग आज खेल की बात करते हैं, तो कई बार जब अनिल जैन जी से बात होती है, तो पुराने भी एक आध खेल बताते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार वो भी हरियाणा के नतीजों को मॉनिटर कर रहे थे, और एकाएक उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। अनिल जी, आपको क्या अभी फिलहाल जो ये राजीव कुमार की वेबसाइट ठप, और जो खबर एक साथ ये भी मिली है हमें कि कुछ चैनलों को इंस्ट्रक्शन गए हैं कि आप भी अपडेट मत करिए जब तक आयोग ना अपडेट करे, जबकि चैनलों के पास तो उनके संवाददाताओं से आता है, पोलिंग काउंटिंग स्थल से आता है, मतगणना स्थल से इंफॉर्मेशन आता है, तो वो क्यों ना अपडेट करे? आखिर क्या खेल हो सकता है इसके पीछे? आशीष जी, पे चुनाव आयोग का पिछले 7-8-9 सालों का जो रिकॉर्ड है काम करने का, जिस तरह का, और हम्म। खास करके राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद
और जिस तरह का उनका रवैया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान रहा, लोकसभा चुनाव के दौरान रहा और इन चुनावों के दौरान रहा। और उन्होंने जिस तरह से गुरमीत राम रहीम का पेरोल मंजूर किया चुनाव आयोग ने, और भी दूसरा पक्षपात जो चुनाव आयोग ने किया, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है इस चुनाव में। और मुझे इस चुनाव को देखते हुए 1982 का हरियाणा के चुनाव की याद आ रही है। 1982 के चुनाव में उस जनादेश का अपहरण राज्यपाल ने किया था। जीटी तपासे राज्यपाल थे उस समय। देवीलाल के पास बहुमत था। हालांकि उनकी देवीलाल की पार्टी को बहुमत नहीं था, लेकिन देवीलाल की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी विधानसभा में, लोकदल। और देवीलाल को कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ देवीलाल को बहुमत था। लेकिन जीडी तपासे ने कांग्रेस के नेता भजन लाल को आनंद फानंद में दिल्ली के हरियाणा भवन में ही शपथ दिला दी मुख्यमंत्री पद की। चंडीगढ़ जाने का भी उन्होंने कष्ट नहीं किया, दिल्ली में शपथ दिला दी हरियाणा के मुख्यमंत्री को। उसके बाद वो संविधान के साथ और जनादेश के साथ ये कुकर्म करने के बाद वो जब चंडीगढ़ राजभवन पहुंचे, तो वहां देवीलाल अपने समर्थकों विधायकों के साथ तैयार थे परेड कराने के लिए। उन्होंने राज्यपाल से मिला और कहा कि ये मेरे समर्थक विधायक। तो राज्यपाल ने बेशर्मी थेथराई का परिचय देते हुए कहा कि नहीं, फैसला हो चुका, मैंने शपथ दिला दी। उस पर देवीलाल जो 6.5-7 फीट के लंबे पूरे थे, उन्होंने जीडी तपासे का कॉलर पकड़ के जो है वो उन्हें 2 थप्पड़ रसीद किए। और राज्यपाल के किसी अंगरक्षक की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो बीच बचाव करे। हालांकि बाद में जीडी तपासे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस तरह की किसी घटना से इनकार किया, लेकिन वहां चश्मदीद जो पत्रकार थे उन्होंने यही रिपोर्ट किया था कि जीडी तपासे की पिटाई देवीलाल ने की है। तो मुझे जिस तरह का जनादेश का अपहरण 1982 में जीडी तपासे ने किया था राज्यपाल के रूप में, वैसा ही जनादेश का अपहरण इस बार चुनाव आयोग कर रहा है हरियाणा में। बिल्कुल, आपने कहा ना कि ये जनादेश का अपहरण, जनादेश के अपहरण के एक रास्ते नहीं है। आपको अगर समझना है, मैं फिर दर्शकों से अपील करूंगा, ये समझे। और ये दौर सिर्फ समझने का नहीं है, ये समझने का और समझाने का दोनों दौर है। आप देखिए जम्मू कश्मीर 90 की असेंबली कभी आपने सुना था? कॉमन सेंस छोड़िए, आप डीडी बसु का संविधान नहीं, दुर्गादास बसु संविधान नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना कि नहीं जी हमने तो संविधान नहीं पढ़ा, संविधान नहीं पढ़े, बुद्धि विवेक है। आप कभी सुने हैं कि सरकार वो विधायक बनाएंगे जो चुनाव मैदान में नहीं आएंगे? जिनको आपने वोट नहीं दिया वो सरकार कैसे बना सकता है? जम्मू कश्मीर में 5 मनोनीत विधायक मनोज सिन्हा बैठा रहे हैं। मनोनीत विधायक कब होता? फिर लॉजिक की बात कर रहा हूं, फिर आप छोड़ दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, किनारे रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन को तो मोदी जी ने बिल्कुल किनारे रख दिया, डस्टबिन में रख दिया है। तो आप भी किनारे रख करके अपने विवेक से सोचिए। असेंबली बनेगी, जब असेंबली बन जाएगी तब तो मनोनीत विधायक उसमें जाएंगे। जो जिन विधायकों को आपने चुना वो अभी तक विधायक नहीं बने हैं। विधायक वो कब बनेंगे? जब वो असेंबली में, असेंबली का विधानसभा का गठन कब होता है? जब विधायक जाते हैं, विधानसभा को बुलाया जाता है, उनको शपथ दिलवाई जाती है, उस दिन से विधानसभा का गठन होता है। अभी वो विधायक नहीं बन पाए। ये विधायक बताइए जिनको आपने वोट दिया वो विधायक नहीं बने हैं, और मनोज सिन्हा रेडीमेड फैक्ट्री से, विधायकों की फैक्ट्री से फैक्ट्री निकाल, विधायक निकाल रहे हैं। ये देश की डेमोक्रेसी है। शर्म आती है इसे डेमोक्रेसी पे। मुझ पर जितना जो लगता है, ये सरकार को, तानाशाहों को जो लगता हो कि मुझ पर कार्रवाई करना, करवा ले। संविधान की धज्जियां तार तार कर रहे हैं, ये संविधान का एक एक पन्ने को फाड़ रहे हैं। ये चुन रहे, ये खेल की बात। मैं अब आ रहा हूं अनिल भैया, आपके पास मैं आ रहा हूं। बस ये देखिए आप, ये 5 विधायक वहां चुन रहे हैं। यहां पर 90 सीटों की गिनती है भाई, और एक देश एक चुनाव। मैं मोदी से सवाल करूंगा, वो मोदी जो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया वाला खुद को बताता है, विश्वगुरु। मोदी से सवाल करता हूं, एक देश एक चुनाव करवाने जा रहे हो आप ना? 90 सीट में तो साइट हैंग हो गई राजीव कुमार की। पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होंगे तो पूरा देश हैंग हो जाएगा। ये फिर तो जो मन करेगा 4 घंटे बाद साइट खुलेगी और जो मन करेगा वो नतीजा बता दोगे। ये झलकी है, ये ट्रेलर है।
मैं देश के लोगों को अभी बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, ये ट्रेलर है। आप बताइए ना, मैं दर्शकों से सवाल पूछता हूं, अंधभक्तों से सवाल पूछता हूं, 90 असेंबली में जिसकी साइट हैंग कर जा रही है भैया, वो पूरे देश में सभी राज्यों की विधानसभा है, इससे 4.5 गुना तो अकेले यूपी में विधानसभा है। पूरे देश की विधानसभाएं, लोकसभा, जब वो तो 2,500 सीटों का जो है उसको टैली दिखाना होगा, नतीजे दिखाने होंगे, तो क्या होगा जो 90 विधानसभा सीट में हैंग कर रहा है? ये बेसिकली जनादेश को जेबी बना लेने की कोशिश है। जेब में जनादेश, जेब में कैद होगी। अनिल भैया। हाँ, ये जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर के हालांकि मैंने अभी ताजा नतीजे देखे नहीं है, लेकिन जो मैंने थोड़ी देर पहले देखे थे, वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन काफी आगे चल रहा है बीजेपी से। इस नतीजे के आधार पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस को चुनाव आयोग को गड़बड़ी अगर करना ही होती तो वो जम्मू कश्मीर में भी कर सकता था, हरियाणा में क्यों कर रहा है? तो मेरा इस मामले में कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वहां तो उपराज्यपाल के जरिए सरकार चलाने का इंतजाम केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है। पहले ही है, हाँ। इसलिए सरकार वहां अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की आ भी गई तो सरकार तो उपराज्यपाल ही चलाएगा वहां पर, क्योंकि सारे अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल से भी ज्यादा अधिकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दे दिए गए हैं। और उन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने 5 विधायकों को वहां मनोनीत किया है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जो कि अभी गठित नहीं हुई है। ये अभूतपूर्व मामला है अपने आप में संसदीय देश के संसदीय लोकतंत्र में कि सदन गठित हुआ ही नहीं है और सदन के मनोनीत सदस्य पहले ही जो है वो मनोनीत कर दिए गए हैं। तो ये बेशर्मी चुनाव आयोग ने अगर जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई है तो उसकी वजह यह है, और हरियाणा में जो दिखा रहा है वो साफ दिख रही है कि चुनाव आयोग जो है वो वहां पर खेल कर रहा है। नहीं, और एक और जम्मू कश्मीर में एक स्थिति और बनती है। एक तो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में जिसने भी देखा उपराज्यपाल को कामकाज करते हुए और सरकार की गति देखी, दुर्गति देखी है आम आदमी पार्टी की सरकार की, उसको पता है कि इस उपराज्यपाल से ज्यादा ताकतवर उपराज्यपाल जहां बैठेगा वहां एनसी और कांग्रेस की सरकार क्या कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वहां भी अगर गौर से देखें तो बीजेपी अब तक अभी 19 रुझानों में 29 सीट, 29 सीट पे आगे है। पूरा जो जम्मू संभाग है, जम्मू संभाग, मैं इस बात को एक बार बोल रहा हूं, आप लोग अंडरलाइन करिएगा, जम्मू संभाग में क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा। यहाँ पे कांग्रेस के लिए तो आईना अभी हम लोग बहुत दिखाना बाकी है, क्योंकि इनसे गई गुजरी नकारी, निकम्मी, अकर्मण्य पार्टी कोई है ही नहीं है। ये उन जो है शाह और मोदी की पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं जो एक एक वोट का हिसाब किताब लेके चलते हैं, और ये नकारी पार्टी। जम्मू संभाग स्ट्राइक रेट, सरकार वहां बन रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से बन रही है, उसका स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर का है, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 20% के आसपास का है, 20% के आसपास का स्ट्राइक रेट है। जम्मू संभाग जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े पैमाने पे सीटें दी थी कांग्रेस को, कांग्रेस साफ है एक सीट छोड़ करके, एक सीट वो है आरएसपुरा, साउथ जो है साउथ जम्मू आरएसपुरा। और मैंने पहले बताया आरएसपुरा सेक्टर ये जम्मू संभाग का वो हिस्सा है जहां पर सिख डोमिनेट करते हैं, और सिखों में इस वक्त भाजपा को लेकर के क्या स्थिति है वो सबको पता है। सिख भाजपा को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, इसलिए एक सीट पर रमन भल्ला लीड कर रहा है कांग्रेस का प्रत्याशी, बाकी जम्मू संभाग साफ है। अब सवाल यह है कि जो परिसीमन के बाद जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की असेंबली की, उसमें राजीव कुमार खेल करके भी नाकाम हो जाते हैं, ये असली एक और बात है, एक वजह। क्योंकि जम्मू संभाग में जितनी सीटें हैं अगर वो सारी की सारी भाजपा जीत जाए तो भी बहुमत से बहुत दूर रहती है, क्योंकि मतलब बड़ा जो हिस्सा है अकेले जम्मू कश्मीर मिला करके, अगर घाटी की सीटें, कश्मीर की सीटें जो जीत लेगा वो अकेले सरकार बना लेगा, अगर उसका जम्मू में खाता ना खुले तो भी 29 शायद सीट है टोटल, 29 या 30 सीट टोटल है,
और वही 29 भाजपा के आंकड़े में दिख रहा है। कांग्रेस का खाता बड़े मुश्किल से जम्मू संभाग में खुल रहा है। तो जहां पर गुंजाइश है, अच्छा घाटी में राजीव कुमार कुछ कर नहीं सकते, घाटी में कैसे जिता दोगे साहब? घाटी में जिताने के लिए फिर अगर घाटी में जिता दोगे तो ये खबर पता है, ये जैसे हरियाणा में जिताओगे, जम्मू संभाग में जिताओगे, तो मैं और अनिल जैन जी चर्चा करेंगे। अगर घाटी में भाजपा को जिता देंगे राजीव कुमार तो इंटरनेशनल फिगर बन जाएंगे। फिर ये चर्चा सीएनएन पर होने लगेगी, फिर ये चर्चा अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिबेट का हिस्सा न बन जाए कि घाटी में भाजपा जीत गई। भाई को ऐसा भी न कहे कि ऐसा भी ना हो कि वो इंटरनेशनल बखेड़ा बन जाए। घाटी में भाजपा के जीतने का मतलब राजीव कुमार क्या मोदी शाह कोई भी घाटी में इसलिए रिस्क नहीं लेंगे कि वो एक इंटरनेशनल डिबेट का मसला बन जाएगा। ये डाटा फैक्ट एंड फिगर्स, इसका इंटरनेशनल पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। ये इनके पोस्टमार्टम हाउस में फिर नहीं पोस्टमार्टम होगा। फिर इस चुनाव का अगर घाटी में असली सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं कि घाटी में अगर राजीव कुमार खेल करेंगे तो इसके फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा का इंटरनेशनल पोस्टमार्टम होगा। और जब इंटरनेशनल पोस्टमार्टम होगा तो पता चल जाएगा कि किडनी चोरी की लगी थी इस बॉडी में, लीवर काट लिया गया था, फेफड़ा इसका काम नहीं कर रहा था, डेमोक्रेसी का फेफड़ा काम नहीं कर रहा था, डेमोक्रेसी का दम घुट रहा है। ये सब खुल जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। जी अनिल जी। घाटी में का आपने जो जिक्र किया है, तो घाटी में घाटी की जनता, कश्मीर घाटी की जनता ने भाजपा को बहुत ज्यादा निराश किया है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने 47 में से महज 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बाकी सीटों पर उन्होंने इंजीनियर राशिद और प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के जो उम्मीदवार निर्दलीय रूप से लड़े थे, अप्रत्यक्ष समर्थन दिया था। हर तरह के संसाधन उनको मुहैया करवाए थे। और जिनको भारतीय जनता पार्टी अभी तक आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, अलगाववादी कहती है, उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी इस चुनाव में। लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। इंजीनियर राशिद के उम्मीदवारों को भी नकारा और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को भी नकारा। तो एक तरह से ये भाजपा को झटका दिया कश्मीर घाटी की जनता ने। बिल्कुल। और ये झटका ही नहीं, इसके साथ साथ इस देश को भी, जो लोग कहते हैं ना कश्मीर घाटी से सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश में अगर वाकई हमारा भारत का मस्तक है ना, हम लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत का मस्तक है, तो वही वाकई मस्तक है और उसी मस्तक में ब्रेन है। क्योंकि वहां पर जमाते इस्लामी, वहां पर इंजीनियर राशिद सब आ गए और सबको बाकायदे चुनाव कौन लड़वाया आपको ही पता है, हमें ही पता है। लेकिन वहां पर वो खेल सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 43, शायद अगर मैं दुरुस्त हूं तो 52 सीट पर चुनाव लड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 43 इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी इंजीनियर राशिद, जमात इस्लामी सारे के सारे फेल हो गए। वोटों का बंटवारा नहीं करवा पाई भाजपा। पीडीपी भी अलग चुनाव लड़ रही थी, भाजपा नहीं करवा पाई। उससे ज्यादा कामयाब आंकड़ों के हमने आंकड़ों के जरिए आपको दिखाया, हरियाणा में उससे ज्यादा कामयाब हो गई। हरियाणा में कोई निर्दलीय भी 10,000 वोट लेके चला गया। कई मतलब अलग अलग सीटों पर तमाम भाजपा अपने प्लान में कामयाब रही। लेकिन आप हरियाणा में नतीजे क्या आएंगे, अब तो नतीजों पर मुझे निजी तौर पर संदेह है। मेरा हक भी है संदेह जताने का और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं जीत रही थी, वहां पर बीजेपी हार रही थी। चुनाव जनता लड़ रही थी, मतदाता चुनाव लड़ रहे थे और किसी भी कीमत पर वहां पर बीजेपी को बहुमत अगर आता है तो मैं निजी तौर पर इससे असहमति का अधिकार रखता हूं और मैं इसे हर हाल में कोई न कोई साजिश, षड्यंत्र मानता हूं। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जिस राज्य में गांव में घुसने से रोक दिया गया हो, प्रत्याशियों को घुस न पाए हो, आखिर तक निर्दलीयों को, बाकी अन्य जो मतलब कांग्रेस के मतों में सेधमारी कर सकते हैं, उन पर फोकस किया भाजपा ने। तो मैं कतई नहीं। और उसके साथ साथ मैं फिर कह दूं, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं कि हैंग हो जाए साइट, घंटे भर रुकी रहे साइट और
खबर ये भी मिले कि चैनलों को भी बोला गया है कि आप भी रुके रहो हमारे साथ साथ। ये कुछ न कुछ दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है की तरफ इशारा करता है, पूरी दाल काली है। फाइनल कमेंट अनिल जी, फिर ये चर्चा खत्म करेंगे। पर ये पूरी दाल काली है, इसका खंडन करने के लिए अभी जब शाम को जो नतीजे घोषित हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मीडिया के सामने आएंगे और घटिया सड़क छाप जो शेर है, जो ट्रकों के पीछे लिखे रहते हैं, वो एक दो शेर जो है वो सुनाएंगे मीडिया पर कटाक्ष करते हुए, और अपने आप को पाक साफ बताएंगे वो। खैर चलिए, जब ऐसे ही लोगों के हाथ में लोकतंत्र है। हाँ, हाँ जी। हाँ, मेरा इस मामले में मानना है कि अब ये चुनाव आयोग का ये वाला मामला पूरी तरह साफ हो चुका है कि ये जनादेश का अपहरण हो रहा है, तो कांग्रेस को जो है वो अब सिर्फ ट्वीट करके या टीवी कैमरों के आगे बयान देकर नहीं, इसके लिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ईवीएम में और चुनाव गड़बड़ियों के खिलाफ, चुनाव आयोग की बेईमानी के खिलाफ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अन्यथा लोकतंत्र का इसी तरह से सने सने अपहरण होता जाएगा। इसलिए कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ेगा। खैर, ये आखिर में जो सलाह दिया, यही तो उम्मीद नहीं है कांग्रेसियों से कि उतरे। वो राहुल गांधी उतरता है तो पीछे से ही राहुल गांधी को भी खींचने लगते हैं कि कमरे में आ जाओ, मत उतरो। ये कांग्रेसियों से उम्मीद ही नहीं है। इन्हें राज सुख भोगने की आदत पड़ी थी, इसी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इन्हें सड़कों पर उतरना नहीं है। इन्हें लोकतंत्र चूल्हे भाड़ में जाए, संविधान तार तार हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें तो टीवी पर विपक्ष के नेता के रूप में या कांग्रेस के नेता के रूप में टीवी पर चेहरा चमकाने का मौका मिलता रहेगा। वो जयराम रमेश हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, सब ये टीवी पर चेहरा चमकाते रहेंगे। इनको और क्या चाहिए? टीवी पर आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, अपने मन की बात करते हैं और चले जाते हैं मोदी की तरह मन की बात करके। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, नतीजे भी देखते रहिएगा आप लोग, और नतीजे में खेल भी देखते रहिएगा। ये लोकतंत्र आपका है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है। ये लोकतंत्र आपका है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, ये आपका है। 143 करोड़ भारतवासियों का संविधान है। उस संविधान को, इस लोकतंत्र को आपको बचाना है। ये उम्मीद करिए कि कोई भगत सिंह आएगा, राहुल गांधी बचाएगा। किसी पे भरोसा मत करो, न राहुल गांधी पर, न किसी पर। और भगत सिंह आएंगे, गांधी आएंगे, बाबा साहब अंबेडकर आएंगे। इस उम्मीद में अगर घर में बैठे हैं तो आपको मुबारक हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार।